नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के एक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिक्शनल कैरेक्टर 70 साल तक पूरी दुनिया के पॉप कल्चर पर बिना रुके कैसे राज कर सकता है? 1950s के कोल्ड वॉर एरा में बने हजारों स्पाई कैरेक्टर्स वक्त के साथ गायब हो गए, पर जेम्स बॉन्ड आज भी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर डोमिनेटिंग है। आपको लग सकता है कि जेम्स बॉन्ड की एवरलास्टिंग सक्सेस का रीजन उनके स्टाइलिश सूट्स, एस्टन मार्टिन कार्स, हाईटेक गैजेट्स या स्वाव एक्शन सीन्स हैं, पर क्रिटिकल मीडिया एनालिसिस की दुनिया में सच कुछ और ही है। जेम्स बॉन्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका एक्शन सीक्वेंस नहीं, बल्कि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायनेमिक एडेप्टिविटी है। लेट 1980s में ओपन यूनिवर्सिटी के दो फेमस कल्चरल स्टडीज स्कॉलर्स, टॉनी बेनेट और जेनेट वुलेकॉट ने इस फिनोमिनन को डीपली रिसर्च किया। उनकी लैंडमार्क बुक बॉन्ड एंड बियॉन्ड द पॉलिटिकल करियर ऑफ अ पॉपुलर हीरो और उनके रिसर्च एसे, जो कि इस बुक का एक चैप्टर है, फिगर्स ऑफ बॉन्ड, ने पॉपुलर कल्चर और मीडिया स्टडीज को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। और आज की इस वीडियो में हम इसी एसे को डिस्कस करने वाले हैं। टॉनी बेनेट और जेनेट वुलेकॉट ने एक कोर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया। उनके अकॉर्डिंग जेम्स बॉन्ड कोई फिक्स्ड हीरो नहीं है, बल्कि एक मोबाइल सिग्निफायर या फिर स्लाइडिंग सिग्निफायर है। इसका सिंपल मतलब ये है कि बॉन्ड एक ऐसा एडेप्टेबल कल्चरल सिंबल है जो हर डेकेड की पॉलिटिकल टेंशन, सोशल एंजाइटीज और इकोनॉमिक चेंजेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। चाहे वो ब्रिटेन का पोस्ट इंपीरियल डिक्लाइन हो, कोल्ड वॉर का डर हो या सेकेंड वेव फेमिनिज्म हो, जेम्स बॉन्ड हर दौर के डर को एक कंफर्टिंग, एंटरटेनिंग सिनेमैटिक स्टोरी में बदल देते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठना चाहिए आपके दिमाग में। टॉनी बेनेट और जेनेट वुलेकॉट का ये अप्रोच पहले के फिल्म और लिटरेरी थ्योरी से अलग कैसे था? 1960s के दौर में वर्ल्ड फेमस स्ट्रक्चरलिस्ट स्कॉलर उम्बर्टो इको और क्रिटिक किंग्सले एमिस ने इयान फ्लेमिंग्स के नॉवल का स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया था। उम्बर्टो इको ने क्लेम किया कि जेम्स बॉन्ड की पॉपुलैरिटी का राज उनका रिजिड मैथमेटिकल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग हर स्टोरी एक फिक्स्ड बाइनरी अपोजिशन पर चलती है, बॉन्ड वर्सेस विलन, वेस्ट वर्सेस सोवियत यूनियन, एम वर्सेस बॉन्ड और ड्यूटी वर्सेस पैशन। इको का मानना था कि रीडर्स को इस रिपीटेड फॉर्मूला में मजा आता है, लेकिन टॉनी बेनेट और जेनेट वुलेकॉट ने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चरलिज्म को चैलेंज किया। उन्होंने बताया कि ये मॉडल टेक्सचुअल डिटर्मिनिज्म का शिकार है, यानी कि ये मान लेता है कि सारा मीनिंग सिर्फ बुक के पेजेस या फिर फिल्म फ्रेम के अंदर बंद है। उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि मीनिंग अगर सिर्फ टेक्स्ट के अंदर होता तो 1950s के कोल्ड वॉर नॉवल का मतलब 1960s के हाईटेक फिल्म स्पेक्टिकल में इतना ड्रास्टिकली बदल कैसे जाता? टेक्स्ट हमेशा वही नहीं रहता, सोसाइटी के साथ उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉनी बेनेट एक रिवॉल्यूशनरी कल्चरल स्टडीज फ्रेमवर्क देते हैं, जैसे उन्होंने कहा, रीडिंग फॉर्मेशन। सिंपल टर्म्स में कहे तो किसी भी बुक या मूवी का अपने आप में कोई आइडियल या फिर फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। मीनिंग तब पैदा होता है जब टेक्स्ट और कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज का रीडिंग फॉर्मेशन आपस में टकराता है। एक रीडिंग फॉर्मेशन वो सारी चीजें हैं जो व्यूअर के माइंड को पहले से प्रिपेयर करती हैं, जैसे कि मार्केटिंग कैंपेन्स, जर्नलिज्म, स्टार पर्सोनास, जैसे शॉन कॉनरी की करिश्मेटिक इमेज, और मूवी थिएटर्स का एनवायरनमेंट मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ऑडियंस 007 को किस तरीके से डिकोड करेगी। यानी जेम्स बॉन्ड सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक सोशल मकैनरी है जिसे हर एरा अपनी जरूरत के हिसाब से एक्टिवेट करता है। अब तक हमने ये समझ लिया कि जेम्स बॉन्ड एक मोबाइल सिग्निफायर है जो सोसाइटी के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं आया। टॉनी बेनेट और जेनेट वुलेकॉट ने जेम्स बॉन्ड के इस कल्चरल जर्नी को तीन अलग अलग हिस्टोरिकल फेजेस में डिवाइड किया है, जिसे उन्होंने कहा है द थ्री मोमेंट्स ऑफ बॉन्ड। ये तीन मोमेंट्स हमें दिखाते हैं कि कैसे एक नीश इंग्लिश नॉवल का कैरेक्टर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक ब्रांड बन गया। 1953 में जब ऑथर इयान फ्लेमिंग ने अपना पहला नॉवल कसिनो रॉयल लिखा, तो ये कोई मास मार्केट हिट नहीं था। शुरुआत में इयान फ्लेमिंग के हार्डबैक बुक्स सिर्फ ब्रिटेन के अपर मिडिल क्लास रीडर्स पढ़ते थे, लेकिन रियल मैजिक हुआ 1955 और 57 के बीच। पैन बुक्स ने नॉवेल्स को चीप मास मार्केट पेपर बैग्स में पब्लिश करना शुरू किया और डेली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में डेली कॉमिक स्ट्रिप एडेप्टेशन स्टार्ट हुई। शाही एलिटिस्ट सर्कल से निकलकर बॉन्ड अब ब्रिटेन के वर्किंग क्लास लोगों के घरों तक पहुंच गए थे। इस पहले मोमेंट में
जेम्स बॉन्ड का मेन आइडियोलॉजिकल रोल था ब्रिटेन की मॉरल अथॉरिटी और ट्रेडिशनल वैल्यूज को डिफेंड करना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब ब्रिटिश एम्पायर टूट रहा था, तब फ्लेमिंग के नॉवेल्स ने ब्रिटिशर्स को ये एहसास कराया कि उनका देश अभी भी वर्ल्ड स्टेज पर पावरफुल और रेलेवेंट है। द सेकेंड मोमेंट इज सिनेमैटिक बॉन्ड मेनिया। 1962 में इयान प्रोडक्शंस ने शॉन कॉनरी के साथ डॉक्टर नो रिलीज की, और यहाँ से शुरू होती है ग्लोबल बॉन्ड मेनिया। अमेरिकन मूवी स्टूडियो यूनाइटेड आर्टिस्ट की हेवी फाइनेंसिंग की वजह से बॉन्ड अब सिर्फ ब्रिटेन तक महदूद नहीं रहे, वो एक इंटरनेशनल पॉप कल्चर सेंसेशन बन गए। सिनेमा ने बॉन्ड के कैरेक्टर को पूरी तरीके से रीडिफाइन कर दिया। नॉवेल्स का कोल्ड, जीनोफोबिक और सीरियस एजेंट अब सिनेमा पर स्वाव, विटी और अल्ट्रा मॉडर्न बन चुका था। बेनेट और वुलकॉट ऑब्जर्व करते हैं कि 1960s का सिनेमैटिक बॉन्ड प्लेबॉय मैगजीन के बैचलर लाइफस्टाइल के साथ मर्ज हो गया था। बॉन्ड अब सिर्फ देशद्रोहियों को नहीं पकड़ रहे थे, वो पोस्ट वॉर वर्ल्ड के नए तरीके से जीना सीख रहे थे। लग्जरी कंजप्शन, एग्जॉटिक ट्रैवल, स्पोर्ट्स कार, फाइन शैंपेन और हाईटेक गैजेट्स के जरिए सिनेमा ने बॉन्ड को ग्लोबल कंज्यूमर कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा एम्बेसडर बना दिया। इवेंचुअली बॉन्ड किसी एक एक्टर या फिल्म से भी बड़े हो गए। 1970s तक आते आते जेम्स बॉन्ड एक इंस्टीट्यूशनलाइज रिचुअल बन गया, यानी वेस्टर्न पॉपुलर कल्चर का एक परमानेंट हिस्सा। इस तीसरे मोमेंट में बॉन्ड हर जगह फैल गया। टीवी पैरोडीज, टॉय एक्शन फिगर्स, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, थीम सॉन्ग्स और मर्चेंडाइज। जब भी कोई नया एक्टर जैसे रॉजर मूर, पियर्स ब्रूसनन या फिर डैनियल क्रैग टक्सीडो पहनता था, ऑडियंस सिर्फ एक फिल्म देखने नहीं जाती, ऑडियंस ये देखने जाती है कि फ्रेंचाइज अपने पुराने फॉर्मूलाज, गैजेट्स, विलन्स, टाइटल सीक्वेंसेस को नए जमाने के हिसाब से कैसे अपडेट या फिर रीमॉडल करती है। पॉप कल्चर सिर्फ हमें एंटरटेन नहीं करता, वो हमारे दिमाग में सटल आइडियोलॉजिकल मैसेजेस फीड करता है। टॉनी बेनेट और जेनेट वुलकॉट अपने वर्क में ये रिवील करते हैं कि जेम्स बॉन्ड के ग्लिट्स और ग्लैमर के पीछे कौन से पावर डायनेमिक्स काम कर रहे हैं। पहला मेजर आइडियोलॉजिकल एरा है जेंडर रेगुलेशन का। बेनेट और वुलकॉट ने बॉन्ड मूवीज में फीमेल कैरेक्टर्स, यानी पॉपुलर बॉन्ड गर्ल्स के स्ट्रक्चरल फंक्शन का एक ब्रिलियंट एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि लगभग हर मूवी में फीमेल लीड को पहले एक नरेटिव प्रॉब्लम या फिर एनिग्मा के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मूवी के शुरुआत में वो औरत इंडिपेंडेंट होती है, हाईली कॉम्पिटेंट होती है, जैसे सीआईए एजेंट होली गुडहेड, या फिर वो विलन के साथ अलाइंड होती है। उनकी ये इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ट्रेडिशनल हेट्रोपेट्रियार्कल सोसाइटी के लिए एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट होती है। नरेटिव का मेन गोल होता है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। बॉन्ड का काम सिर्फ विलन को मारना नहीं, बल्कि अपने चार्म, सिडक्शन और सेक्सुअल डोमिनेंस से उस औरत को डिसिप्लिन करना और उसे ट्रेडिशनल फेमिनिन रोल्स में वापस लाना होता है। जब मूवी के एंड में वो औरत बॉन्ड के आगे सरेंडर कर देती है, तो ऑडियंस को ये आइडियोलॉजिकल रीअश्योरेंस मिलता है कि मॉडर्न फीमेल इंडिपेंडेंस को मेल अथॉरिटी के अंदर सेफली कंटेन किया जा सकता है। दूसरा मेजर एरिया है पोस्ट इंपीरियल ब्रिटिश नेशनलिज्म का। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटेन की ग्लोबल स्टैंडिंग खत्म हो रही थी। भारत समेत कई सारे कॉलोनीज आजाद हो रहे थे और दुनिया दो नई सुपर पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच बंट चुकी थी। ब्रिटेन के साइकोलॉजिकल शॉक और आइडेंटिटी क्राइसिस को हील करने के लिए जेम्स बॉन्ड एक नेशनलिस्ट फैंटेसी बनकर आए। मूवीज में ये दिखाया जाता था कि अमेरिका की सीआईए और रशिया की केजीबी के पास हजारों सोल्जर्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स होने के बावजूद वो हेल्पलेस हैं। उनके क्लमजी ब्यूरोक्रेसीज हमेशा फेल हो जाती हैं। तब आता है एक सॉलिटरी इंग्लिश जेंटलमैन, जेम्स बॉन्ड, जो अपने सेवेल रो सूट, रिफाइंड इंग्लिश मैनर्स और क्यू ब्रांच की सुपीरियर ब्रिटिश टेक्नोलॉजी के दम पर अकेला पूरी दुनिया को बचा लेता है। बॉन्ड ने ब्रिटिश ऑडियंस को ये झूठा पर सुकून देने वाला मैसेज दिया कि हमारा एम्पायर भले ही चला गया हो, पर हमारी इंटेलिजेंस, कल्चर और स्टाइल अब भी दुनिया पर राज करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे जेम्स बॉन्ड सिर्फ एक हीरोइक कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक ऐसा मिरर है जो हर डेकेड के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन टॉनी बेनेट और जेनेट वुलकॉट के वर्क बॉन्ड एंड बियॉन्ड और फिगर्स ऑफ बॉन्ड का रियल इम्पैक्ट सिर्फ 007 की स्टोरीज तक महदूद नहीं था। उनके इस थ्योरेटिकल एनालिसिस ने मीडिया स्टडीज और कल्चरल स्टडीज की पूरी डायरेक्शन बदल दी। आइए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं उन सारे मेन टेकअवेज का जो हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किए। पहला, बॉन्ड एक मोबाइल सिग्निफायर है
उनका कोई यूनिक या अनचेंजेबल कैरेक्टर एसेंस नहीं है। वो वक्त के साथ सोशल एंजाइटीज को सॉल्व करने के लिए बदलते रहते हैं। दूसरा, किसी भी फिल्म का मीनिंग सिर्फ स्क्रीन पर चल रहे विजुअल्स में नहीं होता। मीनिंग पैदा होता है रीडिंग फॉर्मेशन से, यानी मार्केटिंग कैंपेन्स, जर्नलिज्म, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के इंटरसेक्शन पर। और तीसरा, पॉपुलर कल्चर स्टैटिक नहीं होता, वो थ्री मोमेंट्स, लिटरेरी इमर्जेंस, सिनेमैटिक बॉन्ड मेनिया और ट्रांस मीडिया पॉलिफरेशन के जरिए ग्रो करके सोसाइटी का एक परमानेंट रिचुअल बन जाता है। टॉनी बेनेट और जेनेट वुलकॉट से पहले ट्रेडिशनल फिल्म क्रिटिक्स पॉपुलर एक्शन मूवीज और स्पाई थ्रिलर्स को सीरियस एकेडमिक एनालिसिस के काबिल ही नहीं समझते थे। लोगों का मानना था कि एकेडमिक रिसर्च सिर्फ हाइब्रो लिटरेचर या फिर सीरियस आर्ट सिनेमा पर होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों स्कॉलर्स ने ये प्रूव कर दिया कि पॉपुलर कल्चर को डीपली एनालाइज किए बिना हम सोसाइटी के पावर स्ट्रक्चर्स, जेंडर रोल्स और नेशनल आइडेंटिटी को समझ ही नहीं सकते। उनके इस वर्क ने एकेडमिक वर्ल्ड में एक नया डिसिप्लिन क्रिएट किया, जिसे आज हम बॉन्ड स्टडीज कहते हैं। उनके बाद जेम्स चैपमैन और क्रिस्टोफर लिंडर जैसे डेडिकेटेड स्कॉलर्स ने इस थ्योरी को मॉडर्न सिनेमा पर अप्लाई करना कंटिन्यू किया। और सबसे हैरानी वाली बात पता है क्या है? कि ये फ्रेमवर्क आज के 21st सेंचुरी के हॉलीवुड पर पहले से भी ज्यादा फिट बैठता है। अब जब हम देखते हैं कि बैटमैन कैसे 1960s के कैंपी टीवी हीरो से 2000s के डार्क पोस्ट 9/11 विजिलेंटे में बदल गया, या कैसे शेरलॉक होम्स को मॉडर्न लंदन में स्मार्टफोन्स के साथ रिबूट किया गया, या कैसे मार्वल के सुपर हीरोज ग्लोबल पॉलिटिक्स के हिसाब से इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये सब कुछ वही मोबाइल सिग्निफायर और रीडिंग फॉर्मेशन का डायनेमिक्स है जो बेनेट और वॉलकॉट ने 1980s में डिकोड किया था। तो अगली बार जब आप सिनेमा हॉल में किसी नए एक्टर को जेम्स बॉन्ड का टक्सीडो पहने हुए देखें, या किसी आइकॉनिक कैरेक्टर का नया रिबूट देखें, तो सिर्फ ये मत पूछिए कि एक्शन कितना जबरदस्त है। अपने आप से ये सवाल पूछिए, इस वक्त हमारी सोसाइटी किस डर या एंजाइटी से गुजर रही है, और ये कैरेक्टर उसे कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको भी लगता है कि मॉडर्न सुपर हीरो मूवीज जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल या फिर मार्वल की मूवीज भी बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करती हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।